हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी वाइट ब्लड सेल्स, टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और प्रोडक्शन हमने पढ़ी थी वाइट ब्लड सेल्स की। इस वीडियो में हम टाइप्स डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टाइप ऑफ WBC जो है न्यूट्रोफिल्स। वी नो दैट न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स से बिलोंग करते हैं। वो WBCs हैं जिनके पास ग्रेन्यूल्स अवेलेबल होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं। All granulocytes have cytoplasmic granules that contain biologically active chemicals that involved in inflammation and allergy creations। जो भी ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो भी ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उनके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। जैसे उन ग्रेन्यूल्स के अंदर बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन और एलर्जी क्रिएशंस के अंदर। जो भी ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। उन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के अंदर बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं इन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शंस। जो इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन है हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेमेशन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, एलर्जी को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन रिएक्शंस के अंदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो अपना काम करते हैं। न्यूट्रोफिल रिमेन इन ब्लड फॉर शॉर्ट टाइम एंड माइग्रेट टू टिश्यूज। हाफ लाइफ इन सर्कुलेशन इन 6 आवर्स। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो ब्लड में थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद वो टिश्यूज में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी नीड होती है। हाफ लाइफ ब्लड के अंदर उनकी सर्कुलेशन के अंदर 6 आवर्स होती है। जैसे हमें पता है कि WBCs बोन मेरो से बनते हैं और लिम्फेटिक टिश्यूज से बनते हैं। वो बन जाते हैं एक मरतबा, फिर वो ब्लड के थ्रू जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत होती है तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो ये बोल रहा कि न्यूट्रोफिल्स जो है पार्ट ऑफ टाइप ऑफ WBCs वो ब्लड के अंदर थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए ब्लड के अंदर रहते हैं। उसके बाद वो टिश्यूज़ में जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे वो माइग्रेट हो जाते हैं। हाफ लाइफ इनकी ब्लड के अंदर कितनी होती है? 6 आवर्स। सर्कुलेशन के अंदर न्यूट्रोफिल्स की हाफ लाइफ 6 आवर्स होती है, याद रखिएगा। These enter in the tissues in response to infection or inflammatory cytokines। जैसे पहले भी मैंने बताया कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो तब रिलीज होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होती है या इन्फ्लेमेशन होती है। जब इन्फेक्शन, एलर्जी कंडीशन या इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स रिलीज होंगे। न्यूट्रोफिल टिश्यूज़ के अंदर तब एंटर होते हैं जब इन्फेक्शन होती है या इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। न्यूट्रोफिल्स प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट को पाइजेनिक इन्फेक्शन से। जो पाइजेनिक इन्फेक्शन हैं, पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन, वहाँ वो पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ तो इन्फेक्शन के अंदर होंगे या तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अंदर पाइजेनिक इन्फेक्शन होंगे। तो इन इन्फेक्शन से, पाइजेनिक इन्फेक्शन से न्यूट्रोफिल्स जो हैं हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जिस्म को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम पाइजेनिक इन्फेक्शंस। याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट 60 to 70% हमारे जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर 60 to 70% पार्ट ऑफ WBC जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट उस वजह से होते हैं क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स के पास बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन और एलर्जी क्रिएशंस के अंदर। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनके वो ब्लड में थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद वो टिश्यूज़ में चले जाते हैं। उनकी हाफ लाइफ जो होती है सर्कुलेशन के अंदर वो 6 आवर्स होती है। ये टिश्यूज़ में एंटर होते हैं इन्फेक्शन की वजह से या तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ में एंटर होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। न्यूट्रोफिल्स हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं पाइजेनिक इन्फेक्शन से। पाइजेनिक इन्फेक्शन मीन्स पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन। पस फॉर्मिंग इन्फेक्शन इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन से जो होते हैं उनके अंदर पाइजेनिक इन्फेक्शन होते हैं और इन पाइजेनिक इन्फेक्शन से न्यूट्रोफिल्स बच जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है मार्जिनेशन और माइग्रेशन। Margination and migration. These are attracted to endothelial surface by cell adhesion molecule called as selectants. Then these bind firmly to neutrophils adhesion molecule of integrin family. The process is called as margination and then they migrate outside. Neutrophils जो होते हैं वो attracted होते हैं endothelial surface से। Neutrophils जो होते हैं वो attracted होते हैं
सेल एडिशन मालिक्यूल्स होते हैं, उनके एंडोथेलियल सरफेस से वो अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें हम सिलेक्टेंस बोलते हैं, और वो सिलेक्टेंस से जाके न्यूट्रोफिल एडिशन मालिक्यूल ऑफ इंटीग्रन फैमिली से बाइंड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को मार्जिनेशन बोलते हैं, और फिर वो बाहर माइग्रेट कर जाते हैं। क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स सेल एडिशन मालिक्यूल की एंडोथेलियल सरफेस जो होंगे वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेंगे जिन्हें हम सिलेक्टेंट बोलेंगे। सिलेक्टेंट बाइंड होंगे किससे, न्यूट्रोफिल एडिशन मालिक्यूल ऑफ इंटीग्रन फैमिली से। सिलेक्टेंट्स बाइंड टू न्यूट्रोफिल एडिशन मालिक्यूल ऑफ इंटीग्रन फैमिली। इस प्रोसेस को मार्जिनेशन कहा जाता है, और वो फिर माइग्रेट होंगे आउटसाइड। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। डायपिडेसिस, WBCs स्क्वीज आउट through pores of capillaries although their size is greater than pore size. It is called as diapedesis. Diapedesis किसे बोलते हैं? WBCs जो होते हैं वो कैपिलरीज के अंदर पोर बन जाते हैं, वहाँ से WBCs जो होते हैं वो बाहर निकलना, स्क्वीज आउट होना शुरू होते हैं। जबकि WBCs की साइज़ जो होती है, न्यूट्रोफिल्स की साइज़, न्यूट्रोफिल्स की बात करी जा रही है, न्यूट्रोफिल्स की साइज़ जो होती है वो ग्रेटर होती है उन कैपिलरीज के पोर के साइज से। इससे इस प्रोसेस को डायपिडेसिस बोलते हैं। डायपिडेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें सपोज हमारे पास ब्लड वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में पोर बन गया, वहाँ से WBCs न्यूट्रोफिल्स बाहर निकल रहे हैं, और जबकि वो पोर छोटा है लेकिन WBCs की साइज़ न्यूट्रोफिल्स की साइज़ बड़ी है, फिर भी वो न्यूट्रोफिल्स उस पोर से, पोर ऑफ कैपिलरीज से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रोसेस को डायपिडेसिस कहा जाता है। मैनी न्यूट्रोफिल्स इंटर इन GIT एंड अल्टीमेटली लॉस फ्रॉम बॉडी। फिर वो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यहाँ WBCs जो होते हैं वो GIT के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर एंटर होंगे, और वो फिर वहाँ से लॉस्ट हो जाएंगी बॉडी से। याद रखिएगा, डायपिडेसिस किसे बोलते हैं, WBCs स्क्वीज आउट होते हैं थ्रू पोर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर पोर बन जाती है, वहाँ से WBCs स्क्वीज हो जाते हैं, जबकि उनकी साइज़ जो होती है ग्रेटर होती है उन पोर की साइज़ से। इस प्रोसेस को डायपिडेसिस कहा जाता है। वो जो न्यूट्रोफिल्स निकल गए पोर से, वो एंटर होते हैं GIT के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर, और वो वहाँ से लूज हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी एमेबॉइड मूवमेंट। WBCs मूव टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन बाय एमेबॉइड मूवमेंट। WBCs जो होते हैं वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे मूव करते हैं एमेबॉइड मूवमेंट के थ्रू। जैसे एमेबा मूव करता है वैसे WBCs मूव करते हैं टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन बाय एमेबॉइड मूवमेंट। रिमेंबर के आपसे कोई भी पूछ सकता है कि WBCs इन्फ्लेमेशन की तरफ कैसे, कौन सी मूवमेंट के थ्रू जाते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, तो आप बताना एमेबॉइड मूवमेंट के थ्रू WBCs जो होते हैं वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन के टूवर्ड्स जाते हैं। कीमोटैक्सिस, वेरियस केमिकल्स अट्रैक्ट WBCs टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो WBCs को अट्रैक्ट करते हैं साइट ऑफ इन्फेक्शन के टूवर्ड्स, उससे उन्हें कीमोटैक्सिस कहा जाता है। कीमोटैक्सिस क्या होते हैं, वेरियस केमिकल्स अट्रैक्ट WBCs टूवर्ड्स द साइट ऑफ इन्फेक्शन, उन्हें कीमोटैक्सिस बोलते हैं, जिनमें बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, टिश्यू डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, मेंबर्स ऑफ क्लॉटिंग सिस्टम, लिकोट्रिन्स, पॉलीपेप्टाइड्स जो लिम्फोसाइट्स से होते हैं, मास्ट सेल से और बेडोफिल्स से हमें लिकोट्रिन्स और पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं। ये सारे के सारे कीमोटैक्सिस केमिकल्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं WBCs को टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन। इन केमिकल्स के जरिए जो मूवमेंट हो रही है WBCs की टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन, उसे कीमोटैक्सिस कहा जाता है। कीमोटैक्सिस क्या होता है, जब मुख्तलिफ केमिकल्स अट्रैक्ट करते हैं WBCs को टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन, उससे कीमोटैक्सिस बोलते हैं, जिनमें हमारे पास बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, मेंबर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, टिश्यू डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, मेंबर्स ऑफ क्लॉटिंग सिस्टम, लिकोट्रिन्स और पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स, मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। ये सारे जो भी हैं ये सारे हेल्प करते हैं WBCs को टू मूव टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद हमारा दूसरा लास्ट हमारे प्रॉपर्टी है न्यूट्रोफिल्स की, जिसमें फेगोसाइटोसिस हो गया है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनका रोल फेगोसाइटोसिस के अंदर भी होता है। फेगोसाइटोसिस हमें पता है कि क्या होता है, जिसमें फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया जैसे पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनगल्फ करे जाते हैं सेल के अंदर, उससे फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को। फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होती है रफनेस ऑफ पार्टिकल के थ्रू। अगर पार्टिकल रफ होगा तो फेगोसाइटोसिस जल्दी हो जाएगी, आसानी से इंक्रीज होगी। एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोट, अगर जो हॉस्ट जो फॉरेन पार्टिकल है अगर उनके पास
प्रोटेक्टिव कोट नहीं है। अगर वो प्रोटेक्टिव कोट नहीं है तो वो फेगोसाइटोसिस में वो इजीली फेगोसाइटोसाइज हो जाएंगे। और ऑप्सोनाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ प्लाज्मा फैक्टर्स होते हैं जैसे IgG एंटीबॉडी हो गया या कंप्लीमेंट कंपोनेंट C3b हो गया, वो कोट करते हैं बैक्टीरिया को और उन्हें फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। उन प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। मुख्तलिफ प्लाज्मा फैक्टर से जैसे IgG एंटीबॉडी हो गया, मुख्तलिफ प्लाज्मा फैक्टर से जैसे IgG एंटीबॉडी हो गया या कंप्लीमेंट कंपोनेंट C3b, वो कोट करते हैं बैक्टीरिया को और उन्हें मोर सस्पेक्टेबल टू फेगोसाइटोसिस बनाते हैं। उस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहा जाता है। अगर ऑप्सोनाइजेशन होगी, अगर रफनेस ऑफ पार्टिकल होगा, अगर एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोट होगा तो उस वजह से क्या होगी, फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होगी। याद रखिएगा, फेगोसाइटोसिस किसे बोलते हैं? फॉरेन पार्टिकल की इनकलफ हो जाना और बैक्टीरिया का इनकलफ हो जाना, उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। फेगोसाइटोसिस इंक्रीज होती है रफनेस ऑफ पार्टिकल के थ्रू, एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोट और ऑप्सोनाइजेशन के थ्रू। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं जिसमें हमने न्यूट्रोफिल से डिस्कस करे। हम अगले वीडियो में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।